राजनीति भाग फर्स्ट 1500 वर्ड में सारांश। दक्षिणी एशिया की बात करेंगे, मतलब भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत के पास में पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, जकार्ता है, इंडोनेशिया है। इन सारे देशों की बात करेंगे, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी भी है। हाँ, थाईलैंड पड़ोसी देश है। थाईलैंड तो लोग भाई, पड़ोसी का मतलब ऐसे थोड़ी दीवार या डरी हो। अरे पड़ोसी का मतलब ऐसे थोड़ी दीवार या डरी वही पड़ोसी है। आस पड़ोस के भी पड़ोसी कहलाते हैं ना। एक बहन को मतलब थाईलैंड में आ गया बहन को। हाँ, म्यांमार वगैरह यहाँ पे थोड़ी लगता है वीजा। वीजा तो लगता है बालक। तो अभी तो खूब दिन है घूमने के, भी इसका टेंशन कर रहे हो। खूब घूमना, फिर पढ़ लेते हैं। इस अध्याय में दक्षिणी एशिया के देशों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया गया। ये तुम चुटकुले जो कह देते हैं ना, ये भारी पड़ते हैं। ये चुटकुले भारी पड़ते हैं, कैसे? बाद में बताऊंगा। इस अध्याय में दक्षिणी एशिया के देशों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया गया है। दक्षिणी एशिया का महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव जैसे देश शामिल है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ कई राजनीतिक अस्थिरताएं और संघर्ष भी देखने को मिलता है। देखो, नेपाल में भी हिंदू मंदिर है, पूरे हिंदू राष्ट्र। पाकिस्तान में भी हिंदू मंदिर है। और ये थाईलैंड, जकार्ता, इंडोनेशिया, इन सब के अंदर राम को जानते हैं, हिंदू मंदिर है यहाँ पे। और ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान राम भी कई जगह पे गए थे। आज देश बने, कोई जमाने में द्वीप ही थे और चक्रवर्ती सम्राट थे राम। तो राम की भूमि के अंदर सारे आते थे। अरे हिंदुस्तान के तो कई टुकड़े हो गए। नहीं, अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान में था कोई जमाने में, पाकिस्तान में हिंदुस्तान में था, बांग्लादेश में हिंदुस्तान में था, टुकड़े हो गए रे। आर्यवर्त बहुत लंबा चौड़ा एरिया था। दक्षिणी एशिया का परिचय। दक्षिणी एशिया विश्व का एक घनी आबादी वाला क्षेत्र। जनसंख्या खूब ज़्यादा है। कारण क्या है? जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, इसका एक लॉजिक समझो। न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी, खूब जनसंख्या होगी। ज़्यादा सर्दी से जनसंख्या कम, इसलिए रूस के अंदर जनसंख्या कम है। ज़्यादा गर्मी से भी जनसंख्या कम, इसलिए हम कह सकते हैं जनसंख्या कम ही होती है। या विभिन्न धर्म, भाषाएं, संस्कृतियाँ पाई जाती है। इस क्षेत्र में लोकतंत्र, सैन्य शासन, राजशाही, मिश्रित शासन प्रणाली जैसे विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। मतलब दक्षिणी एशिया में लोकतंत्र भी है, राजाओं के राज भी है। कैसे? भारत में लोकतंत्र, पाकिस्तान में कई बार तानाशाही, नेपाल में राजतंत्र था। आखिरी राजा ज्ञानेंद्र था और उसका ससुराल सीकर था। नेपाल के राजा ससुराल कहाँ था? सीकर। और दूसरी बात, यहाँ पे क्या है, राजाओं के राजा भी हैं। कौन से देश में? भूटान में। दक्षिण एशिया में राजाओं का राजा। भारत की राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली देश है। जितने भी देश है, सबसे शक्तिशाली क्या है? भारत है। यह एक स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मतलब कभी लोकतंत्र यहाँ पे संकट नहीं आया। जहाँ नियमित चुनाव होते हैं 5 साल बाद, सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होता है। अरे कांग्रेस से बीजेपी है, बीजेपी से कांग्रेस आई, तो लाठी बाटी थोड़ी बसते हैं, राजनीति आ जाते हैं। सबसे सफल लोकतंत्र दक्षिण एशिया में भारत में रहा है। पाकिस्तान में तो हालत खराब है, कभी मिलिट्री शासन, तानाशाही, कभी कुछ कभी कुछ। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में संविधान आधारित शासन है, बहुदलीय प्रणाली है। शुरू में कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन अब तो सभी शेर है। स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत ने आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और यह क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आसपास किसी देश के अंदर कोई कलेश आ जाता है ना, तो भारत सबसे पहले सहायता करता है। पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति। पाकिस्तान में लोकतंत्र और सैन्य शासन के बीच अस्थिरता रही है। कभी लोकतंत्र है और कभी सेना का जो अध्यक्ष है, जनरल, वही सीएम, वही पीएम, वही डीएम, सब कुछ वही बन जाता है। मतलब उसको तानाशाही बोलते हैं। कई बार सेना ने सत्ता पर नियंत्रण किया है, जिससे राजनीतिक व्यवस्था कमजोर हुई है। सैनिक शासन किसी देश में हो जाता है ना, तो वो इसका मतलब लटका शासन, मनमाउज ही करूँ। जिस देश में लोकतंत्र है,
वहाँ पे प्रधानमंत्री मनमाओ नहीं कर सकता, उसको संसद के बहुमत के आधार पे संविधान का पालन करते हुए काम करना पड़ता है। लेकिन जिस देश में सैनिक शासन हो गया ना, तानाशाही, तो वो सबसे पहले किसको ख़त्म करता है? मीडिया को। मीडिया वही लिखेगी जो वो चाहेगा। दूसरे नंबर पर किसको ख़त्म करता है? न्यायपालिका को। न्यायपालिका को ख़त्म करता है। मनमाओ जो करते हो देश के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान की प्रमुख समस्याएं, राजनीतिक अस्थिरता, उथल पुथल मची रहती है, आतंकवाद जड़ें हैं पाकिस्तान में, आर्थिक चुनौतियां, गरीबी है। हिंदुस्तान ने कोई पानी वाणी रोकने की बात कही थी तो हालत ख़राब हो गई थी। भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध 1948 में, फिर 65 में, फिर 71 में, फिर 1999 में 4 बार अटैक हो चुके। पुलवामा अटैक हुआ, तनाव ही इस कारण से। हालांकि पाकिस्तान में लोकतंत्र की दिशा में प्रयास जारी है। बांग्लादेश गरीब देश है। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का भाग था 1971 तक। 1971 तक क्या था सिस्टम? पाकिस्तान दो थे। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, इस पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान। ये जो पश्चिमी पाकिस्तान है, वर्तमान पाकिस्तान, ये अपने ही टुकड़े पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, इस पर जुर्म करता था। इसलिए उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। इस समय इंदिरा गांधी हमारी पीएम थी। तब पाकिस्तान का एक टुकड़ा बांग्लादेश बन चुका है 1971 में। एक पार्ट था ना वो साहिब आलम का, तो बांग्लादेश से भाग के आया था 1971 में। बाहर में है वो तो शायद। बांग्लादेश की विशेषताएं क्या हैं? तेज आर्थिक विकास, वस्त्र उद्योग में प्रगति, कॉटन खूब होता है, गरीबी में कमी। हालांकि राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष और स्थिरता भी मौजूद। अब तो हालत खराब है बांग्लादेश की, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, सही बात है, तख्ता पलट हो रहा है। श्रीलंका की स्थिति देखते हैं। श्रीलंका ने लंबे समय तक गृह युद्ध का सामना किया है। वह एक समस्या है। भारत के गए हुए तमिल लोग और पहले से रहने वाले सिंहल लोग आपस में कलेश। सिंहल कहते हैं हम श्रीलंका के मूल निवासी हैं, हमारी सरकार बनेगी और तुम बाहर के हो, इसलिए तुम्हें कम अधिकार मिलेंगे। तमिल कहते हैं हमारी जनसंख्या भी खूब है, आज से नहीं, हम तो कई सालों से तुम्हारे देश में, अब तो हम भी इस देश के हो गए, बराबर अधिकार मिलेंगे। तो एक गृह युद्ध छिड़ा था एक प्रकार से। और लिट्टे जिसको बोलते हैं, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। राजीव गांधी की हत्या भी उन्हीं दिनों में हुई थी। श्रीलंका में लंबे समय तक गृह युद्ध का सामना किया जो सरकार और तमिल विद्रोहियों के बीच था। यह संघर्ष 2009 में समाप्त हुआ। श्रीलंका की चुनौतियाँ, जातीय संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है, आर्थिक संकट, पैसे की कमी, राजनीतिक अस्थिरता, मतलब कभी किसी का शासन कभी किसी का। हालांकि अब देश शांति और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मेरे को सबसे प्यारा देश नेपाल लगता है। कारण क्या है? एक तो क्या है कि ये दुनिया से कटा फटा है, पहाड़ों के बीच में। आज तक नेपाल ने किसी से युद्ध नहीं किया, न किसी ने नेपाल से युद्ध किया। क्या कारण है बताओ? है? अरे हर देश ने किसी दूसरे देश से लड़ाई की है, नेपाल ने किसी से लड़ाई नहीं की, न नेपाल पे किसी ने चढ़ाई की। बताओ रे। पहले इस देश के अंदर क्षत्रियों का शासन था, राजपूतों का शासन था पूरे देश पे, लेकिन उन्होंने भी कभी नेपाल से के ऊपर चढ़ाई नहीं की। पूरे इंडिया को जीत लिया, दिल्ली पे बादशाह बैठा है, राजा बैठा है, नेपाल को नहीं जीता। फिर राजपूतों के राज का में मुस्लिम आ गए, मुस्लिमों ने पूरे देश को जीत लिया, दिल्ली पे अधिकार कर लिया, लेकिन फिर भी नेपाल को नहीं जीता। फिर अंग्रेज आ गई, अंग्रेज पूरे देश पे राज किया, दिल्ली में अपनी राजधानी बनाई, नेपाल को नहीं जीता। अंग्रेज भी चले गए, अब क्या आ गया? डेमोक्रेसी। आज भी नेपाल स्वतंत्र है। राजपूत, मुसलमान, अंग्रेज, क्यों नहीं जीता नेपाल? जब किसी देश पर अटैक करते हैं ना, तो कारण होना चाहिए। एक दुश्मनी, नेपाल किसी लड़ता ही नहीं।
उधर दुश्मनी नहीं तो देश में कुछ उत्पन्न होना चाहिए ना, जैसे कोई पेट्रोल आ रहा है, सोना चांदी हो रहा है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। गरीब देश है। नेपाल के बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे गार्ड की नौकरी करते हैं। कुक और गार्ड दो नौकरी ज़्यादा करते हैं नेपाल में, या तो कुक मिलते हैं या गार्ड की नौकरी करते हैं। यहाँ के 1,000 रुपये को 5,000 रुपये बना लेते हैं, या फिर यहाँ कोई गार्ड 10,000 रुपये कमा रहा है ना, वहाँ जाकर 50,000 रुपये कर लेता है। एक बात और बताता हूँ, कई लुगाइयाँ आपस में बातें करती हैं कि मेरा पति तो इटली में है, मेरा पति जापान में, मेरा तो सऊदी अरब में। ठीक है, जब वहां से आते हैं ना बहुत सारा पैसा लाते हैं। क्या करते हैं वो? या तो बेलदारी करते हैं, या ड्राइविंग करते हैं, या भैंसों को पोटे नाकते हैं। वो काम करते हैं बाहर से। जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो बढ़िया कपड़े पहन के घर आते हैं। ऐसा फील कराते हैं हम वहाँ पे एसी के ऑफिस में काम करते हैं, और वहाँ पे बकरियाँ तक भी चराते हैं, ऊँट चराते हैं सऊदी अरब में। करेंसी का प्रभाव है। वहाँ की करेंसी 10,000 कमा के यहाँ पे 80,000 रुपये कर लेता कोई आदमी, तो 80,000 के हिसाब से इंडिया में आनंद हो जाते हैं उसको। वैसे ही नेपाल में कोई आदमी इंडिया में आता है, 10,000 की नौकरी करके वहाँ 50,000 रुपये कर लेता है। नेपालन क्या सोचती है, मेरा पति विदेश में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ऊंचे पोस्ट पे बैठा हुआ है, उसको नहीं पता कि रोटियां बनाते हैं, पेड़ गार्ड की नौकरी करते हैं। असलियत में अपनी असलियत कोई नहीं बताता, बताने नहीं चाहिए। पैसा कैसे भी कमाओ, पैसा घर में आना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? छोटा काम करके पैसा कमाओ, बड़ा काम करके पैसा कमाओ, घर में पैसा आना चाहिए। मेरा एक मित्र है, वो पता है कि स्टेटमेंट देता है, मेरे को बहुत प्यारा लगता है कि वो छोटा से छोटा काम जिसके करने से तुम्हारा घर का चूल्हा जलता है, उसकी पूजा करनी चाहिए। दुनिया कुछ भी कह दे, तुम्हें वही काम करना चाहिए। आपने देखे नहीं, जयपुर में बिहार के लोग ये आते, पतासी वगैरह बेचते, 5 साल के अंदर खुद का प्लाट ले लेते हैं, मकान बना लेते हैं। इसमें डाउट है क्या? कर्म की पूजा होती है। राजस्थान का आदमी है ना, चाहे किसी जात का हो, उसकी एक खास टेंडेंसी मैंने देखी। एक तो घर को छोड़ना ही नहीं चाहता वो। कुंवारा है तो बोलेगा मम्मी पापा की याद आएगी, मैं कैसे जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं तो। छोड़ दिया घर, फिर बाहर गालता है, और अब बाहर है यार तो रोटी कौन आ रही, चावल चावल जी मैं तो फंस को रही, चलो रोटियों की व्यवस्था हो गई। ब्याह कर दिया, फिर तो जाएगा ही नहीं। तो मेरे टावर टिकर बीमार होते, मैं यही मजदूरी कर दूंगा। और घर वाले मार पीट के निकाल भी देते हैं ना, तो 12 महीने में 12 चक्कर तो काटने जरूरी है उसके। आधा कमाई तो किराए में चली जाती है। रोता है राजस्थान का आदमी बाहर जाने से, और एमपी यूपी और बिहार के आदमी 10 बिहारी आएंगे, एक टीन की कोठड़ी में रहेंगे, 2,000 रुपये किराया देंगे, एक साथ रोटी बनाएंगे, एक साथ सोएंगे, और 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में घर जाएंगे। मैंने देखा है। रोज घर नहीं जाते, साल में 1-2 बार जाते। वो आदमी पैसा बचा के कुछ कर लेते हैं। राजस्थान का आदमी सरकारी नौकरी लग गई तो बढ़िया जी लेगा, घर का खानदानी बिजनेस है तो बढ़िया जी लेगा, खेती बाड़ी है तो बढ़िया जी लेगा। कुछ भी नहीं है ना, फिर भी भूखा मरा तो भी बाहर नहीं जाएगा कि मैं चौकटी पे चल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, रहेगा घर पे। इतना घर से लगाव, इतना लगाव अच्छा नहीं है घर से ना।
नेपाल की राजनीतिक स्थिति, नेपाल पहले एक राजशाही था, राजाओं का राज था कई सालों से। आखिरी राजा ज्ञानेंद्र था, लेकिन 2008 में समाप्त कर दिया गया और देश लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। मनीषा कोइराला है ना हीरोइन, नहीं जानते? मेरे जमाने की है, तुम क्या जानो? कच्चे धागे पिक्चर के अंदर है, हाँ देखी हुई है, अच्छे था। अजय देवगन वाली, उसमें है मनीषा कोइराला। वो नेपाल राजघराने की है। नई संविधान व्यवस्था आई है, राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, विकास की चुनौतियां हैं। नेपाल अभी भी स्थिर राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने में प्रक्रिया है। भूटान देश है ना, इस देश का कल्चर मेरे को बहुत प्यारा लगता है। भूटान में डूंगर ही डूंगर है, नेपाल में तो चलो फिर भी कुछ थोड़ा बहुत कुछ फैक्ट्रियाँ और कुछ ऐसा है। हाँ, भूटान में कुछ ही नहीं है। भेड़ बकरी चराते हैं, कोई जहाँ धरती में खेती बाड़ी कर लेते हैं, धरती नहीं है तो कंदमूल फल उगाते हैं, बस मस्त रहते हैं। राजा का राज है। भूटान के जो कपड़े हैं ना मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। भूटान की महिलाएं रंग बिरंगे प्रकार के शॉल जैसे कुछ कपड़े पहनती हैं और अजीब प्रकार का डांस करती है। वो डांस मैंने यूट्यूब पे देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। भूटान में लोग घूमने के लिए जाते हैं। बिजली व्यवस्था भारत देख रहा है भूटान की। भूटान एक छोटा देश है जहाँ पहले राजशाही थी, लेकिन अब वहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली लागू हो गई है। भूटान की खास बात है सकल राष्ट्रीय खुशी GNH अवधारणा। पता है भूटान की बात क्या करता है? अमेरिका गीत गाता है पैसे का, जिसके पास ज़्यादा पैसा वो ज़्यादा खुश। इसको कैपिटलिज्म बोलते हैं, पूंजीवाद, जिसके दौर में आज हम जी रहे हैं। पूंजीवाद पता क्या कहता है? जिसके पास ज़्यादा पैसा, उसके पास ज़्यादा सुविधा, उसके पास ज़्यादा खुशी। ये डेफिनेशन है पूंजीवाद की। दूसरा, पूंजीवाद में हर आदमी भाग रहा है कुत्तों की तरह। 10,000 कमा रहा हूँ, 15,000 कमाऊँ, 15 कमा रहा हूँ, 20 कमाऊँ, 20 कमा रहा हूँ, लाख कमा रहा हूँ। इतने करोड़पति सेठ यहाँ बैठे हैं कि अब उनके जीवन में यदि 50 गुना ज़्यादा इनकम हो जाए ना, तो भी वो वही वाला खाना खाएंगे, वही वाले बिस्तर पे सोएंगे, वही सिस्टम अपनाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। एक बात गौर से सुनने में बताता हूँ तुम्हें। देख, एक आदमी भूखा मर रहा है, 1 रुपया इनकम नहीं है, बेचारा भूखा मर रहा है। उसकी लाइफ में जैसे 10,000 रुपये महीने के आते हैं ना, तो 100% परिवर्तन आ जाए। कितना %? भूखा नहीं मरेगा, ढंग से खाएगा। उस आदमी को अब 10,000 से जैसे 25,000 रुपये आए ना, तो और मजा आ जाता है। और 25,000 से जैसे 50,000 रुपये आ गए ना, फिर कहता है भाई आनंद हो गया, अब कोई बाकी नहीं है, 50,000 खूब है। अब एक बात बताता हूँ, गौर से सुनना। एक लिमिट होती है पैसे की, कि इतना पैसे आने से ये चीज़ें आ जाती हैं, उतना पैसा भगवान ने दे रखा है। उसके बाद है ना, आपकी प्रॉपर्टी में लाख जीरो लग जाए एंड में, 100 करोड़ की जगह 50,000 करोड़ हो जाए। लाइफ स्टाइल में चेंज नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। 100% कह रहा हूँ, 19-20 फर्क आता है। भूखे के लिए 10,000 100% फर्क ला देता है, लेकिन जो 10,000 करोड़ का मालिक है वो 50,000 करोड़ का मालिक हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं आता। जैसे बड़े बड़े सेठ हैं, अरबपति खरबपति, एक मकान में रह रहे हैं, काम धंधा कर चल रहा है उनका, बस सारी सुविधाएं ठीक है। उनके पास एक मैसेज आया कि आपने जो शेयर खरीदे थे वो 100 गुना हो गए। 10,000 करोड़ संपत्ति थी, 10 करोड़ संपत्ति हो गई। क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा तो बहुत ज्यादा, माइनस में गएगा। 10,000 से 10 करोड़। अरे ज्यादा पड़ा, क्या नहीं फर्क पड़ता। 100 रुपए से 100 रुपये का था, कुल मिला के ये हुआ बात कि जो धन है ना, धन बड़गो, लेकिन वो ज्यादा खुशी नहीं देता। तो अमेरिका क्या गीत गाता है? पैसा कमाओ रात दिन। इसलिए तो अमेरिका के प्रभाव में इंडिया है।
यहाँ पूंजीवाद लागू हो रहा है, इसलिए तो कहते हैं भारत के अंदर नहीं कहते क्या, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अरे डिटो नहीं कहते क्या, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये कौन सिखा रहा है हमको, पूंजीवाद सिखा रहा है। लेकिन भूटान एक ऐसा देश है जो कहता है अरे तुम खुश कितने हो, खुशी में कौन सा नंबर है तुम्हारा ये बताओ। चलो पैसे में अमेरिका नंबर 1 है, लेकिन खुशी में अमेरिका नंबर 1 नहीं है। कारण वहां पे एक आदमी एवरेज 3 ब्याह करता है। अमेरिका में एक आदमी एवरेज कितने ब्याह करता है, 3। क्यों? ब्याह करके भी जनसंख्या नहीं होती उनकी। नहीं, लॉजिकल बात है, ऐसा नहीं बात नहीं। देखो अपने सिस्टम होता है कि भाई ब्राह्मण मंत्र बोलेगा और ब्याह हो जाएगा, और 99% केस में वो जो ब्याह हो गया ये वो घर रहेगी, टाबर टिकर होंगे, बेटे पोते होंगे, सिस्टम बढ़िया से आनंद है। अमेरिका में उल्टा काम है, जैसे छोरा छोरी 18 साल के हो गए ना तो जैसे चिड़िया उड़ जाती है ना अपने इंडिया में, बड़े पंख आ गए चिड़िया उड़ गई, वैसे वहां पे वो टाबर उड़ जाते हैं। 18 से पहले उड़ गए, वो खुद ही कमाते हैं, खुद ही खाते हैं, और मनमाओ जिससे ब्याह करते हैं। माँ बाप कोई मतलब नहीं है कहाँ कमा रहा है, कहाँ रो रहा है, कहाँ फिर रहा है, किससे ब्याह कर लिया। अच्छा, ब्याह का और सिस्टम वहाँ पे पहले तो बढ़िया वाले ब्याह चलते थे, जिसमें वो चर्च का पुजारी आता है, मंत्र बोलता है, पानी छिड़कता है कि आज से तुम पति पत्नी हो गए, ठीक है। इस्लाम धर्म में बोलते हैं भाई कबूल है, कबूल है, कबूल है, मियाँ बीबी हो गए, चलो ठीक। हिंदुओं में वो 7 फेरे हो गए, पति पत्नी हो गए। अब नया डंगा चल गया, ब्याह किया ही नहीं, साथ रह रहे हैं, यही नहीं पता कि ये हस्बैंड वाइफ है क्या है ड्रामा। फिर दूसरे को पकड़ लिया, फिर 5 साल उसके साथ रहे, पंचवर्षीय योजना बना रखी है, फिर तीसरे को पकड़ लिया। ये गंदगी अमेरिका में फैली थी पहले, अमेरिका से फैलते फैलते इंडिया में आ गई है। आ गई भाई पंचवर्षीय योजना, बागरोटा में आ गई है। ओ बच के रहना ना भाई, मैं तो दूर रहता हूँ इनसे। मेरा तो क्या रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब मैं दूसरी सिम नहीं खरीद सकता। लेकिन अमेरिका देश में आदमी क्या है, अरे अमेरिका देश में आदमी क्या है, 3 दिन ब्याह कर सकता है। तो ये गंदगी अब आई है, आदमी पसंद नहीं है, तलाक दे दिया, ये गंदगी तो आ गई। हम अब देख रहे हैं अमेरिका में तो 150 साल से ड्रामा चल रहा है। आदमी ने बोला अरे भाग्यवान का जब बुआरी जाटी काट ले सुबह उठ टाइम पर, कहते इतनी हिम्मत मेरे से झाड़ू तलाक, ठीक है तलाक, उसको फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है, उसने तलाक दे दिया तो कोई दूसरी तलाक दे के बैठी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो न तो वहाँ पे खुशी है, न वहाँ पे स्वास्थ्य, रात दिन और ड्रग्स लेते हैं, दारू पीते, शरीर बिगड़े पड़े हैं उनके। वहाँ मर्डर हत्या खूब होती है, खुश नहीं है अमेरिका। अच्छा भूटान, ये भूटान देश है ना, इसने एक लिस्ट बनाई है GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की। ये कहता है कि तेरे पास क्या है क्या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, तू खुश है कि नहीं, इतनी बता दे बस। और भूटान के आदमी है ना, उनको ऐसे पूछ तेरे पास कार है क्या, कहते नहीं। तेरे ब्याह हो गया कहते नहीं। तेरे टाबर है कहते नहीं। तू खुश है क्या, कहते हाँ। मतलब क्या निकला, खुश होने के लिए ब्याह सगाई टाबर टिकर गाड़ी पार्टी लाटी की कोई जरूरत नहीं है। खुश तो आदमी कैसे भी रह सकता है, अरे खुश तो कैसे भी रह जाए आदमी। तो खुशी में नंबर 1 कौन है, भूटान। यदि आपको खुश होना है तो भूटान चलो। सर गुरुजी भूटान चलेंगे, जल्दी चलेंगे।
सबसे खुश देश कौन सा है? सबसे खुशी वाला देश, ऐसा देश जहाँ पे आके आदमी को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, वो देश कौन सा है? भूटान। सर जो मन में पहले है वो बताओ। क्रॉस नहीं, स्विट्जरलैंड नहीं है। नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 है भूटान। सर कौन सा डेटा है? दिमाग में सबसे पहले जो देश है वो बताओ। मेरा स्विट्जरलैंड आया था। आबू धाबी। सर यहाँ ग्रीनलैंड जाओ, वहाँ पर स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड नहीं है वहाँ कुछ। ये तो सब्जी की ऐसी बात नहीं है। ग्रीनलैंड हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ। स्विट्जरलैंड पूरा देश है ना, होटलों से चल रहा है, उसमें और कुछ है नहीं स्विट्जरलैंड में। अरे स्विट्जरलैंड है ना, उसमें क्या है? डूंगर ही डूंगर है। क्या है बाल को? खूब बरसात होती है, बर्फ पड़ती है, डूंगर ही डूंगर है। अब उस देश ने सोचा यार मैं क्या करूं, डूंगर डूंगर है, होटलें खोल ले, सारे डूंगरों में होटलें खोल ली। अब जनता चाहती है इंडिया से, पूरे देशों से, और भाई इन होटलों के अंदर खाते पीते, तो पूरा देश होटलों चल रहा है। थाईलैंड देख ले, होटल इंडस्ट्री है वहाँ पे। सर वहाँ कौन सी डूंगर है? क्या वहाँ पे? तो बीच है वहाँ पे, क्या बीच है। पर्यावरण संरक्षण पे जोर, पेड़ वेड़ नहीं काटते, प्रदूषण कम है, शांतिपूर्ण समाज, लड़ाई हत्या मारकाट नहीं होती। भूटान विकास के साथ खुशहाली पर भी ध्यान देता है। मालदीव, अरे डेटो अभी सुन लो, ये चीज समझ में आ जाएंगी, फिर ये माथा पच्चे करके समझ में नहीं आएंगी। अरे जय मोटी मैडम आ गई तो दुर्गति कर देगी वो, बड़ी बैठी हो है, कुछ ही पढ़ा देगी वो। अरे वो है ना, वो क्या बोलते हैं, ऑलराउंडर, वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा देती है। हाँ, मालदीव देश के बारे में देखते हैं। मालदीव एक छोटा द्वीपीय देश में चारों तरफ पानी है, जहाँ हाल के वर्षों में लोकतंत्र स्थापित हुआ है, पहले राजाओं का राज था। मालदीव की चुनौतियां, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, राजनीतिक अस्थिरता, उथल पुथल मची हुई है, पर्यटन पर निर्भर अर्थव्यवस्था है। मालदीव मतलब लोग घूमने जाते हैं, उसी से पैसा आता है इनके पास। दक्षिणी एशिया में लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं। डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, राइट। नींद क्यों आ रही है आज बालिका? आज ज्यादा दिख रही है। दक्षिणी एशिया में लोकतंत्र की स्थिति मिश्रित है। भारत में मजबूत लोकतंत्र है, जबकि अन्य देशों में लोकतंत्र कमजोर या स्थिर रहा है। कई देशों में सैन्य हस्तक्षेप और राजनीतिक संघर्ष देखने को मिलते हैं। आप देखो, एक सुनो रे, ये दक्षिण एशिया के जितने देश है ना, उन्होंने एक संगठन बनाया जिसको सार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्क। वो एशियान क्या था? वो भी दक्षिण एशिया का ही था। अलग अलग संगठन होते हैं ना, एक देश के अंदर 50 संगठन होते हैं। क्षेत्रीय सहयोग सार्क, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना की गई है। सार्क का फुल फॉर्म याद कर लेना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क के क्या उद्देश्य हैं? क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, आपसी आर्थिक विकास और सामाजिक विकास, शांति और स्थिरता बनाए रखना। अरे चंद्रू, तू भी बिगड़ गया क्या? बेच देंगे तेरे को ये लड़के। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण सार्क की प्रभावशीलता सीमित रही है। दक्षिण एशिया की समस्याएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं? इस क्षेत्र के सामने कई समस्याएं हैं। गरीबी और बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य, राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद और संघर्ष। संभावनाएं देखते हैं। दक्षिण एशिया में विकास की अपार संभावनाएं भी हैं। युवा जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, व्यापार और निवेश के अवसर। सर अब कौन सी तरफ भी दक्षिणी एशिया? हम दक्षिण एशिया में रहते हैं। भारत की भूमिका देखते हैं। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश ही भारत है। और आगे देख रहे, आगे देख, डीट आगे देख। भारत दक्षिण एशिया में एक प्रमुख शक्ति है और क्षेत्रीय स्थिरता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के प्रयास किए। निष्कर्ष क्या निकला इस पाठ का? इस अध्याय से स्पष्ट होता है कि दक्षिणी एशिया एक विविधतापूर्ण और जटिल क्षेत्र है।
यहाँ लोकतंत्र, विकास और शांति के लिए कई चुनौतियां हैं, लेकिन साथ ही अपार संभावनाएं भी है। दक्षिणी एशिया देशों को आपसी सहयोग, संवाद और शांति के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इससे न केवल क्षेत्र का विकास होगा बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसकी स्थिति मजबूत रहेगी। इस प्रकार समकालीन दक्षिणी एशिया अध्याय हमें इस क्षेत्र की राजनीतिक संरचना, चुनौतियों और संभावनाओं को समझने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है।